अदिति अभी भी लक्की की ओर ही देखे जा रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लक्की के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहाँ देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग में से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपनी स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फ़ोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, हाँ दीदी। अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ, आपको हर टाइम इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आप मज़े से कहीं बाहर घूम कर आओ और अब मुझे तभी फ़ोन करना जब आपके जीवन में प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम आए। ठीक है, भूमिका ने कहा और फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से अदिति के पास आकर बैठ गई थी। क्या हुआ? अदिति ने भूमिका के घुटने पर रखते हुए कहा। अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन, तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा यह बात करते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? तुम्हारी कजिन तो काफ़ी सुंदर है, इंटेलिजेंट भी, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कोई जॉब कर लेनी चाहिए। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो दिक्कत नहीं है, उसे अभी भी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है, लेकिन वो यह देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फ़ोटोज़ देखे ही हैं, वो सुंदर है, लेकिन इतनी भी कोई ख़ास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले। भूमिका ने कहा और फिर आगे की बात कहने से पहले उसने लक्की को घूरा और बोली, अब वो ऐसे किसी टीचर से तो शादी नहीं कर सकती ना। जैसे ही उसने यह बात कही, बाहर किसी कार का हॉर्न बजने की आवाज़ आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहाँ पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान, भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने उसका नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी के पीछे दौड़ गई। अरे कैप्टन, तुमने यह गाड़ी कब खरीद ली? अरे यह तो ऑडी A4 है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फिराते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। ईशान भाई तो तभी से कार चला रहे हैं जब से वो 2nd ईयर में थे। वैसे ईशान भाई यह कितने की पड़ी? एक दूसरे लड़के ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, यह कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर 56 लाख की। मैं तो इसे सिर्फ तभी चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बड़ी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थीं। तो अदिति और लक्की ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए वहाँ ऐसा क्या हो रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है यहाँ? अदिति ने लक्की से पूछा। यह ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफ़ी अमीर परिवार से है। विक्रांत से 10 गुना ज़्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लक्की ने ईशान की ओर देखते हुए अदिति से कहा। ईशान, हमें एक बार अपनी नई गाड़ी में ज़रा रजौरी गार्ड तक घुमा कर तो लाओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसिया कर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नज़रों से उसे घूरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। ईशान ने उसमें एक पफ लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी घुमा आते हैं तुम्हें रजौरी। ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से यह बात सुनी,
उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए थे। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से और एक पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त भूमिका इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। ईशान उन लड़कों में से भी नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमाकर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। उसने पीछे की सीट पर अपनी 2 सहेलियों को बैठा लिया था, जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जॉन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन आप ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम सब लोग क्या करेंगे? यह गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी तो यहीं पर है। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना आज हम दोनों टीमों के साथ में गेट टुगेदर कर लें। अच्छा तो ऐसा करते हैं, तुम लोग दिल्ली दरबार पहुँचो, ऑर्डर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा सा इधर उधर घुमा कर लाता हूँ और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे तब भूमिका आदित्य को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतने धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आ जा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आ। भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, लक्की को भी बुला लेते हैं, अदिति ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ देख पा रही थी कि लक्की इन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर यह सब तेल थे तो लक्की पानी था। लक्की हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता। बहन, तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस है? अगर उसे पैसा देना पड़ गया तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लक्की के ऊपर फब्ती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं उसने वो जगहें अपनी ज़िंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी, एक और लड़की ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ चलने में तो हमें ही शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उससे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो। और एक लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा, चाहे बास्केटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग लक्की का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लक्की का उनके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों के बातों को सुनकर ही समझ गई थी कि बाकी के लोग उस लक्की से कितनी नफरत करते थे। और अगर ऐसे में वो लक्की को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लक्की खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े हुए थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति वो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लक्की वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखा तो गुस्सा आया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा, हमारे बैग और हमारे बाकी सामान हमारे अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कहीं कुछ छूट न जाए, भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नज़रें पीछे लक्की पर ही चिपकी रह गई। लक्की ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने लगा था तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन के दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। लक्की सर, रुस्तम डांगी का अभी फ़ोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है, लक्की ने कहा और फिर अपना फ़ोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फ़ोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक यह बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब
जब सब सामान समेटकर लक्की जॉगिंग करने लगा था तब उसके फ़ोन पर अमित का फ़ोन आया। अमित की आवाज़ से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई तू कहाँ है? मैं तुम्हें कैसे बताऊँ क्या हो गया? अमित ने कहा। मैं ग्राउंड पर हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। लक्की ने अमित को और एक झटका देते हुए कहा। जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसने उधर से कहा, अरे भाई तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है? अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बता ना, तुझे कैसे पता चला? मुझे तेरी आवाज़ से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। लक्की ने उधर से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ यह बात भी सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा। कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है। हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी से आ जा, अमित ने कहा। लक्की दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं तुम लोग मज़े करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई ऐसे मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर है। अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आजा ना यार। देख अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं गर्वित और प्रीतम तेरे भाई हैं। आज से दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर आना भी बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लक्की कुछ कह पाता अमित ने फ़ोन काट दिया। लक्की असमंजस में फंस गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए और इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फ़ोन करने लगा। लेकिन अमित ने उसका फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर के बाद ही उसके फ़ोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लक्की ने उसका यह मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गया। लक्की मैदान में खड़ा इसी ऊहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर उसे कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए जाना चाहिए था या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लक्की ही था। लक्की वो अपने मुंह से उसे यह सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फ़ोन देखा, उस पर अमित का वही मैसेज उसके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, लक्की ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोयल के कुछ एक दोस्त और भी जो वहां नजर आ रही थी। वहीं अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका और एक दोस्त तन्मय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। जैसे ही लक्की वहां पर पहुंचा उसने सबसे पहले कोयल को ही देखा। इधर कोयल जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लक्की को देखा और देखते उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही लक्की ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लक्की के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही लक्की उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें वो नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के इस कहे से लक्की का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इसी बात से हैरान थे। लक्की के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लक्की कोयल की नज़रों से अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लक्की क्या करने वाला था? क्या वह यहाँ से उठ के चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए APS वॉइस स्टोरी की कहानियाँ।